हम इंसान हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, खासकर साइंटिस्ट लोग। हमारी दुनिया आज कितनी आगे निकल चुकी है। हम चांद पर जा पहुंचे हैं। पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में क्या है, कहां पर है, वो सब तो हम बहुत जानना चाहते हैं। पर कभी सोचा है इस शरीर के बारे में? हमारा शरीर कैसे बना है? हमारी लाइफ को चलाने वाले सबसे छोटे कंपोनेंट्स हैं सेल्स। हम इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये स्टार्ट कहां से होता है? इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है रॉबर्ट हुक से। रॉबर्ट हुक नाम का जो साइंटिस्ट था उससे। तो ये कर क्या रहा था? तो ये एक ट्री के बार्क को स्टडी कर रहे थे और इसको स्टडी करते करते इनको पता चला कॉर्क सेल्स के बारे में। तो चलो देखते हैं इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। तो जब ये कॉर्क के स्लाइस को स्टडी कर रहे थे तो इनको पता चला कि जो कॉर्क है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसका स्ट्रक्चर एक हनीकॉम्ब की तरह है, क्योंकि कॉर्क के अंदर भी काफी सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते में होता है ना, ठीक वैसा ही। देखो ऐसा होता है, ये जो है ना, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे ये जो कंपार्टमेंट दिखते हैं, वैसा ही कुछ उनको दिखा कॉर्क के अंदर। तो आखिर कॉर्क है क्या? कॉर्क एक सब्सटेंस है जो हमें ट्री के बार्क में से मिलता है। कोई भी ट्री होता है ना, उसका आउटर हार्ड कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं बार्क, और उसी में से हमें मिलता है कॉर्क। अब ये सब हुआ कब था? 1665 में कॉर्क ने जब ये ऑब्जर्वेशन किया था ना, बाय चांस इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन कर लिया था, तो ये हुआ था उनके सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इन्होंने अपने लिए एक माइक्रोस्कोप बनाया था, तो उसी की हेल्प से इन्होंने ये डिस्कवरी की। और रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को क्या बोला? सेल्स का नाम दिया। अब सेल्स है क्या? ये एक लैटिन वर्ड है। किसके लिए? लिटिल रूम। और लिटिल रूम उसको लैटिन में बोलते हैं सेल। अब हो सकता है कि ये एक बहुत छोटा सा और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट हो, लेकिन इससे साइंस की हिस्ट्री बदल के रख गई पूरी। ठीक है, ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी इंसान ने लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व किया था इस तरह से कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो बने हुए हैं सेपरेट यूनिट से। लिविंग थिंग्स बने हुए हैं सेपरेट यूनिट से। और जो वर्ड यूज किया था ना उन्होंने क्या यूज किया था? वर्ड सेल। सेल वर्ड उन्होंने यूज किया था उन यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो उसको आज भी बायोलॉजी में यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी 5.1। इसमें क्या दिखा रहा है? एक्टिविटी 5.1 बताता है कि लिविंग सेल्स जो है वो किस चीज से बने हुए हैं, वो है। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 5.1 निकालिए, वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? ये ओनियन के बारे में है, प्याज के बारे में। और प्याज का तो जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना प्याज का, उसको बोलते हैं बल्ब। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओनियन बल्ब। अब ओनियन बल्ब को आपको स्टडी करना है तो आपको ओनियन की इस तरह की जो सरफेस है ना, उसकी कॉनकेव वाली सरफेस। ठीक है, आप प्याज के जो छिलके निकालते हैं तो इस तरह से होता है, जो इस तरह की सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव सरफेस में से आप एक स्लाइस निकालेंगे, उसको पील कर लेंगे। पील करना मतलब क्या? उसको वहां से निकालना। ठीक है, प्याज के छिलके हम जब निकालते हैं ना, तो प्याज का इतना पतला आप छिलका निकालिए कि ऐसा हो कि सेमी ट्रांसपेरेंट जैसा हो। इसको तुरंत ही निकाल के आप एक किस में रखेंगे? एक डिश में रखेंगे। इस डिश को बोलते हैं वॉच ग्लास। ठीक है, वॉच ग्लास। और जो स्किन होती है ना, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, क्यों रखा? ताकि ये तुरंत ही सूख ना जाए या फिर फोल्ड ना हो जाए। तो यहां पे पानी होना चाहिए। ठीक है, इसमें पानी होगा और इस पानी के ऊपर आप रख दोगे ताकि ये फोल्ड ना हो और गीला का गीला रहे। अब हम इसका करेंगे क्या? देखो, एक आपको ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर एक ड्रॉप वाटर डालना है। ठीक है, पानी की बूंद डालनी है, और इसी को, ये जो पील था ना, ओनियन पील, उस पील को आप वॉच ग्लास में से निकाल के स्लाइड पे डाल दो। ठीक है, बायोलॉजी की लैब में होता है ना, इस तरह से स्लाइड्स होती है। ठीक है, तो इसी स्लाइड पे आपको ट्रांसफर करना है। तो पहले आपने वॉच ग्लास में से इसको ट्रांसफर किया। इसमें कैसे ट्रांसफर करोगे? एक छोटा सा जो
पेंट ब्रश होता है ना, थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश, उसकी हेल्प से आप इसको यहां से निकाल के ट्रांसफर करोगे इस पे, और इस पे जब ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे पहले से पानी की एक या दो ड्रॉप आप गिरा चुके होंगे, फिर इसके ऊपर आप रखेंगे और इसको कवर करने के लिए एक पतली सी थिन फ्लेम होती है, थिन फिल्म होती है, ठीक है। तो उसको आप इस पे रखते हैं, उसको बोलते हैं कवर स्लिप। क्या बोलते हैं उसको? कवर स्लिप। और इसके पहले आप इसमें एक सैफरिन सॉल्यूशन आप इसमें डाल दोगे, बहुत ध्यान से। जब आप उसको कवर करोगे ना, तो अब आपको उसको ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर कोई एयर बबल्स ना आए, क्योंकि अगर एयर बबल आ जाएगा ना, आपने मान लो यहाँ पे ये रखा ओनियन का टुकड़ा, ठीक है, और यहाँ पे आपने वो कवर स्लिप रखते वक्त यहाँ पे एयर रह गई, तो वो एयर का जो बबल है वो आपको माइक्रोस्कोप्स के वक्त जब आप देखोगे तो आपको वो एयर का बबल नजर आएगा, कुछ इतना बड़ा ऐसा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें याद ध्यान रखना है कि जब इसको नीचे रखें धीमे धीमे, तो ये एयर का कोई भी बबल ना हो। तो आपके बायोलॉजी के टीचर हैं, वो आपको अच्छे से सिखा सकते हैं कि कैसे किसी भी एयर बबल को हटाना है और फिर हमें इस कवर स्लिप को रखना है। तो इस तरह से हम रखेंगे, तो हम पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस स्लाइड को पहले हम ऑब्जर्व करेंगे एक लो पावर वाले माइक्रोस्कोप से और बाद में एक हाई पावर वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो ओनियन के जो है ना, ओनियन के सेल्स होते हैं, ओनियन के सेल्स हमें इस तरह से नजर आते हैं, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में फिगर 5.2 में दिया हुआ है ना। तो हो सकता है कि आपके टीचर बोले कि चलो अब उसको बनाओ। अब इसमें आप देखोगे कि न्यूक्लियस है, सेल्स है, ठीक है। तो सेल्स के अंदर जो होता है डार्क पोर्शन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्यों नजर आया? क्योंकि आपने एक सॉल्यूशन ऐड किया था ना, सैफ्रनिन वाला सॉल्यूशन, इसी वजह से। कैसा नजर आएगा? ऐसा कुछ। देखो ये जो है ना उसका रियल डायग्राम है, इस तरह, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो पूरा होता है ना, ये जो पूरा, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। तो ओनियन के सेल्स कुछ ऐसे नजर आएंगे आपको, और ये होगा न्यूक्लियस। अब ये स्ट्रक्चर्स आखिर हैं क्या? देखो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एक दूसरे जैसे नजर आते हैं ना। अब इन सभी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को मिला के बनता है एक बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं ओनियन बल्ब, ठीक है। और इस एक्टिविटी से हमें क्या जानने को मिला? हमें ये जानने को मिला कि जो ओनियन बल्ब होते हैं ना, वो भले ही चाहे कोई भी साइज के हो, कोई भी साइज के आप लेके आ जाओ, छोटा प्याज, बड़ा प्याज, चाहे कैसा भी कुछ भी लेके आ जाओ प्याज, तो वो जो प्याज के स्ट्रक्चर होंगे ना, माइक्रोस्कोप पे अगर आप देखोगे तो वो सब के सब एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। द सेल्स ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम ही दिखेंगे, भले ही आप प्याज का साइज कैसा भी हो, ठीक है। अब ये जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो हम देखते हैं, वो ओनियन के बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं। इन्हीं सबसे मिला के ओनियन बना हुआ है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल। तो क्या सिर्फ ओनियन ही ऐसे बना हुआ है? क्या ओनियन के ही छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल कहलाते हैं? नहीं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना अपने आसपास में, वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही सेल और वही ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से बने हैं और वो अपने आप ऐसे ही जिंदा रह पाते हैं। अब सेल के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके टेक्स्ट में, जो ये जो पोर्शन है वो मोर टू नो वाला पोर्शन वो है, ये आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए स्टडी कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे सिर्फ रीड कर लेते हैं। तो 1665 में सेल को पहली बार डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि सेल को पहली बार डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कैसे? उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया था अपने माइक्रोस्कोप से, उनका पुराना वाला माइक्रोस्कोप था ना, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, उससे, ठीक है। फिर बाद में कौन आए? बाद में कौन साइंटिस्ट? लिवेनहॉक ने 1674 में एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने देखा फ्री लिविंग सेल्स को। कहां पे? पॉन्ड वाटर में। पहली बार पॉन्ड वाटर में इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। बाद में रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम का भी कुछ होता है भाई। फिर बाद में 1839 में
पर्किंस ने ये वाला टर्म दिया दुनिया को, ये वाला शब्द दिया प्रोटोप्लाज्म। किसके लिए? सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है ना, मान लो ये सेल है, अब सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है ना, जितना भी फ्लूइड, उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और सेल थियरी क्या कहती है? देखो, सेल थियरी के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो आप इतना लिखना यहां से, ठीक है, यहां से लिखना आप कि सेल थियरी क्या कहती है कि सारे के सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स वो बने हुए हैं सेल से, और सेल जो है वही बेसिक यूनिट है लाइफ का। ये सेल थियरी किसने बताई? ये सेल थियरी बताई थी दो बायोलॉजिस्ट ने, जिन एक का नाम था श्लीडन और एक का नाम था श्वान। और इसी सेल थियरी को आगे जाके और भी ज्यादा एक्सप्लेन किसने किया था? वर्शॉ ने। वर्शॉ ने 1855 में, ठीक है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स होते हैं ना, सारे के सारे सेल्स, वो कहां से आते हैं? वो क्या ऊपर से आते हैं? भगवान भेजते हैं उनको? नहीं यार, जादू कोई टोना है, ऐसा नहीं। सारे के सारे सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से आते हैं। मतलब अगर कोई भी सेल बना है ना, अभी मान लो ये सेल नया नया बना, ठीक है, तो ये नया नया सेल्स अपने आप जादू से प्रकट नहीं हुआ। कोई पुराना सेल था जो डिवाइड हुआ होगा, और इस पुराने सेल के डिवाइड होने की वजह से कई सारे नए नए सेल्स बन के आ गए। ठीक है, ये नया सेल, ये दूसरा नया सेल, ये तीसरा नया सेल, ये चौथा नया सेल, ऐसे। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई ना, तब तो समझ लो बहुत ही जबरदस्त हो गया, साइंस वाले सब खुश हो गए, सारे समझ लो के साइंटिस्ट लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके पास अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो बहुत ही गहराई से, बहुत ही बारीकी से किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकता था। तो 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो उससे पता चल गया कि हाँ, सेल के अंदर जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, वो, और उसके अंदर सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो भी पता चल गया था। ठीक है, तो पहले हमने देखा रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की सेल की, ठीक है, उसके बाद अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, उसके बाद कौन आए? लिवेनहॉक आए। लिवेनहॉक ने भी अपना माइक्रोस्कोप यूज किया। देखो, उनका माइक्रोस्कोप ऐसा था, ठीक है, ये था उनका माइक्रोस्कोप, और उनकी लेंस ये थी उनकी लेंस, इससे देखते थे। ज्यादा इच्छा हो अगर जानकारी की तो आप इसमें गूगल पे अगर देखेंगे तो इसकी बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद सेल थियरी कैसे इवॉल्व हुई, तो रॉबर्ट ब्राउन ने भी अपने तरफ से कुछ बताया था जो हमने देखा अभी। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल थियरी थी पूरी, इसमें मेन 3 लोगों का हाथ था। ठीक है, तो ये पहले तो ये दोनों बायोलॉजिस्ट, श्लीडन, इन्होंने बोला कि जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। फिर श्वान ने बोला कि सारे एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। फिर इसी थियरी को आगे जाके और ज्यादा एक्सप्लेन किया रुडोल्फ वर्शॉ ने। इन्होंने बोला कि कोई भी सेल अपने आप नहीं आया, वो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही आया है। अब बाद में जब मैग्नीफाइंग ग्लास का जब इन्वेंशन हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पूरा खुल गया, समझ लो। अब जो भी होता वो स्टडी कर पाता अपने आप, कि माइक्रोस्कोपिक कोई भी ऐसा है, कोई भी चीज है, उसको डीपली स्टडी करनी है तो वो कर पाते हैं, अगर उनके पास में मैग्नीफाइंग ग्लास है तो। अब हम लोग ये भी जानते हैं ना कि एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल मिला के भी कोई एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना अमीबा के बारे में। अमीबा कैसा है? अमीबा एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है ना। वैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, क्लाइमेडोमोनास है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये। यूनि मतलब सिंगल, तो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म कौन कौन? अमीबा, क्लाइमेडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर आप देखो तो क्या हर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बनता है? नहीं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे ना जो बहुत सारे सेल्स को मिला के बने होंगे, राइट, बहुत सारे सेल्स को मिला के बने होंगे, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब होता है मैनी। क्यों? क्योंकि ये बने हैं बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को मिला के। जैसे कुछ फंगी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं,
तो आपको अगर फाइंड आउट करना हो तो आप ये नेम्स फाइंड आउट कर सकते हो कि और भी कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां से आया, वो अपने आप एक साथ पूरा बन गया था क्या? ऐसा कुछ हुआ क्या कि जादू हुआ और एक साथ बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो कैसे बना था? वो पहले भी एक छोटा सा सेल था, एक छोटा सा सेल होगा, वो डिवाइड होते 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 बहुत सारे सेल बने होंगे उसमें से, तब जाके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन कैसे? तो सेल्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। आंसर ये है कि कैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है सिंगल सेल में से। क्वेश्चन अगर पूछे तो आप उसका आंसर ये दे देना कि सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। कोई भी सेल है ना, कोई भी सेल अगर है, कैसा टाइप का, मान लो ये सेल है N1 टाइप का सेल है, तो इससे जो सेल बनेगा वो N1 टाइप का ही सेल बनेगा, ठीक है। तो वो सेल डिवाइड होगा, बहुत सारे ऐसे सेल बनेंगे इससे, और ऐसे बहुत सारे N1 टाइप के बहुत सारे सेल बन जाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही आए हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई भी सेल जब डिवाइड होगा तो उसके जैसा ही एक सेल बनाएगा? ऐसा कुछ है नहीं क्या कि कोई एक सेल हो और वही एक सेल बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स बनाए? तो वो तो मल्टी टैलेंटेड होगा ना। हो सकता है ना कि आपके क्लास में भी कोई एक दो ऐसे नमूने होते हैं ना बच्चे जो बहुत सारी फील्ड में आगे होते हैं। मान लो कि साइंस के प्रोजेक्ट में भी आगे हैं, फुटबॉल में भी आगे हैं, ठीक है, पब्लिक स्पीच में भी आगे हैं, और क्लास में भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ऑलराउंडर, ठीक है। तो ऐसा बायोलॉजी में भी है। लेकिन पहले देख लेते हैं। आपने सोचा होगा कि यार हमने अमीबा के बारे में तो पढ़ लिया, क्लाइमेडोमोनास के बारे में पढ़ लिया, पैरामीशियम के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अच्छा होता कि सर आप इसकी थोड़ी फोटो वोटो दिखाते, मजा आ जाता। बोरिंग नहीं अच्छा लगता ना यार। ठीक है, देख लो, अमीबा, ये है क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, और पैरामीशियम, ठीक है। अब कुछ अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जब फोटोज देखता है ना, हमारा माइंड जब इमेज देखता है तो हम इमेज अच्छे से याद कर पाते हैं, ठीक है। ये इमेज हमारे दिमाग में छप जाती है। देखो पैरामीशियम कैसा है, पूरा मस्त एकदम ब्लू कलर का है ना, काफी कलरफुल है। अब देखते हैं अलग अलग टाइप के सेल्स, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर 5.3 के अंदर ये दिया हुआ है पूरा कि ह्यूमन बॉडी में कैसे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, नर्व सेल्स है। अब ये नर्व सेल का जो डायग्राम है ना, ये शायद ठीक से छापा नहीं है, ठीक है, या फिर ठीक से मैंने इसको यहाँ पे कट नहीं किया। काफी अलग अलग तरह का, देखो नर्व सेल ऐसा होता है बीच में ऐसा, और ये सब जो होते हैं ना, ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं, और बीच में ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन पास होती है और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आगे जाके पास होती है। तो इस तरह का कुछ हिस्सा होता है नर्व सेल, ठीक है। बाकी ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, ओवम, स्पर्म, बोन सेल्स, ऐसे, ठीक है। और भी थोड़ा सा रंगीन देखो, इसमें मजा आता है। देखो स्टेम सेल्स होते हैं इस तरह के, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स। इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, आगे के चैप्टर्स में आपको सेल के बारे में बहुत कुछ आएगा, देखना। टिश्यूज वाला जो चैप्टर होगा ना, टिश्यूज वाले चैप्टर में आप अलग अलग तरह के टिश्यूज के बारे में पढ़ोगे। अलग अलग तरह के टिश्यूज कैसे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। नर्व सेल्स देखो इस तरह दिखा ना, स्किन सेल्स, सेक्स सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स और कैंसर सेल्स, ठीक है। बाद में और देखते हैं। आपको मैंने बताया था ना कि हर क्लास में कुछ ना कुछ कोई मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स तो होते ही है ना, जो हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो वैसे ही है हमारे पास ये स्टेम सेल। ये स्टेम सेल जो है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ऊपर देखो, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग, ठीक है। ऐसे बैठे नहीं रहने का, सब कुछ ऑब्जर्व करने का कि मैंने कुछ भी लिखा है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। देखो स्टेम सेल्स किस लिए उपयोगी हैं? दे कैन रिपेयर एंड रीजेनरेट डैमेज्ड टिश्यूज। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, उसको रिपेयर करना है, तो वो भी हो सकता है स्टेम सेल्स की हेल्प से। अगर कोई टिश्यू है या फिर कोई बॉडी पार्ट है वो खत्म हो चुका है, तो उसको अगर फिर से रीजेनरेट करना है ना, तो भी आपको स्टेम सेल्स काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टेम सेल से आप अलग अलग तरह के सेल्स बना सकते हो। याद है इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि वन टाइप ऑफ सेल विल डिवाइड
इनटू द सेम काइंड ऑफ सेल्स। अगर ये सेल है मान लो N1, तो इससे जो सेल बनेंगे ना वो भी सेल सारे के सारे क्या होंगे, N1 होंगे। हमने ऐसा पढ़ा था। फिर बाद में मैंने आपको बताया एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट के बारे में जो हर तरह के एक्टिविटीज कर सकता है क्लास के अंदर, सिर्फ एक ही तरह के नहीं। तो वो ये स्टेम सेल्स, आप स्टेम सेल से मसल सेल बन सकते हैं, फैट सेल बन सकते हैं, बोन सेल बन सकते हैं, ब्लड सेल बन सकते हैं, नर्वस सेल बन सकते हैं, एपिथेलियल, इम्यून सेल बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग स्टेम सेल को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। कहीं पे भी बॉडी में अगर कोई रिकवरी करनी है, कोई रिपेयर मैनेजमेंट का काम है, किसी बॉडी के पार्ट को फिर से रीजनरेट करना है, तो आज की जो साइंस है बहुत आगे निकल चुकी है बच्चों। तो ये स्टेम सेल की हेल्प से पॉसिबल है बहुत कुछ, ठीक है। आज से 10 साल बाद तो साइंस और भी आगे निकल जाएगा और स्टेम सेल से इंसान बहुत सारे ऑर्गन्स को फिर से रीजनरेट कर पाएगा। अब सेल्स क्यों अलग अलग तरह के शेप के होते हैं, क्यों अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछो ना कि क्यों सर अलग अलग तरह के शेप, अलग अलग तरह के साइज, तो अगर मुझे एक वर्ड में आंसर देना हो ना आपको, तो मैं ये बोलूंगा, डिफरेंट फंक्शंस। देखो, जिसका जैसा काम उसका वैसा शेप, ठीक है। अगर इसका कुछ काम है अलग, F1 जैसा इसका कुछ काम है, इसका काम कुछ अलग है, तो इसका साइज और स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। ये मान लो कुछ अलग काम करता है तो इसका शेप अलग होगा। ये वाला मान लो कुछ ये वाला काम करता है तो उसका शेप साइज अलग होगा, ठीक है। मसल सेल्स है, मसल सेल्स, ठीक है। मसल सेल्स ऐसे नजर आए थे ना आपको जब आपने डायग्राम में देखा था, तो इनका काम अलग होता है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तभी तो आप एक्सरसाइज कर पाते हैं ना, ठीक है। तभी तो आप अपने 2.5 किलो वाले हाथ को, ठीक है, जब आप फोल्ड करेंगे तब इस तरह से बॉडी नजर आएगी। हाँ, ये वो बच्चे जो जिम ज्यादा जाते हैं ना, उनकी बॉडी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से होगा, यहां पे भी कुछ होगा। तो जब आप इस तरह का मूवमेंट करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, तो उनके लिए अलग तरह का सेल चाहिए, ठीक है। आपकी ब्रेन के लिए, ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाने के लिए अलग तरह के सेल्स चाहिए, ठीक है, अलग तरह के सेल्स चाहिए। वैसे ही तो देखते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। जो भी कोई सेल है अगर किसी तरह का काम करता है ना, तो उसी के हिसाब से उसका शेप होगा, उसी के हिसाब से उसका साइज होगा। अब कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा है, वो तो अपना शेप हमेशा चेंज करते ही रहते हैं क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा होता है ना, इसीलिए। और कुछ जो सेल होते हैं उनका जो शेप है वो हो सकता है कि फिक्स हो जाए। कभी कभी कुछ टाइप के सेल्स होते हैं ना, उनका शेप एक जैसा ही नजर आएगा आपको, भले ही आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नर्व सेल्स का जब भी आप उसका वो फोटो देखोगे ना, इमेज देखोगे, तो उसका एक टिपिकल शेप नजर आएगा आपको, हमेशा ऐसा ही कुछ शेप नजर आएगा आपको, ठीक है। ऐसा ही कुछ शेप नजर आएगा, बीच में ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। और हर लिविंग सेल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कुछ बेसिक फंक्शन तो कर ही सके ना। हर लिविंग सेल अगर है तो हर लिविंग सेल के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा काम उसका होगा, ऐसा कुछ ना कुछ उसको काम करना ही पड़ता है जिससे पता चले कि वो जिंदा है। मतलब कि हर लिविंग फॉर्म, सारे के सारे लिविंग फॉर्म के अंदर जो भी लिविंग सेल होते हैं ना, वो कुछ बेसिक काम तो करते ही है। तो किस तरह से कोई लिविंग सेल बेसिक फंक्शन कर पाता है, देखो, इसके लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब मजूरी, ठीक है, काम करना। डिवीजन मतलब बांटना, तो काम को बांटना। मान लो आपके घर में दिवाली आई है, मान लो, ठीक है, दिवाली का टाइम है, और दिवाली के टाइम पे जब घर में साफ सफाई हो रही होती है ना, तो हर एक को मम्मी काम सौंप देती है, ठीक है। मम्मी मान लो किचन का काम कर रही है, ठीक है, मिठाइयां बना रही है मेहमानों के लिए, बहुत सारा काम करिए। और आपको कुछ काम मिलता है आपके हिसाब से, पापा को काम मिलता है उनकी बॉडी, उनके मसल के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो हैवी चीजें उठा के यहां से वहां रख सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो इस तरह से जब घर में काम बढ़ जाता है ना, तो फटाफट काम हो जाता है। तो वैसे ही
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसका मतलब क्या कि ह्यूमन बींग्स के जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है ना, वो अलग अलग काम करेंगे। जैसे हमारी आंखें अलग काम करती है, हमारे नाक कुछ अलग काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, हमारा हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, मतलब ब्लड को पंप करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, लेना, ठीक है। और स्टमक क्या करता है, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करता है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। अलग बॉडी के पार्ट अलग कुछ ना कुछ काम करेंगे। इसी तरह से जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो एक सिंगल सेल में भी देखा गया है। एक सिंगल सेल के अंदर भी अलग तरीके के कंपोनेंट्स अलग काम करते हैं। इनफैक्ट हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते ही हैं उसके अंदर, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना फैमिली के अंदर अलग अलग लोगों का, वैसे ही एक सेल के अंदर भी बहुत सारा जो काम होता है ना, हर काम को करने के लिए अलग तरह के सेल होंगे। ये वाला सेल कुछ अलग काम करेगा, ये सेल कुछ अलग काम करेगा, मान लो ये सेल कुछ अलग काम करेगा, मतलब सेल के अंदर का ये वाला पार्ट कुछ अलग करेगा, ये कुछ अलग करेगा, ये कुछ अलग। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या, सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब सेल के अंदर के वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर की बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे फंक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन। हर सेल ऑर्गेनल एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। मान लो कोई भी एक नया मटेरियल बनाना हो तो वो बना सकता है। कोई ऑर्गेनल है, सेल का ऑर्गेनल, वो सेल के अंदर का जो कचरा है वो साफ कर रहा है, ठीक है, ऐसा ही कुछ। तो इन्हीं सारे सेल ऑर्गेनल्स की वजह से ही तो एक सेल रह पाता है जिंदा, और वो सारे काम कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर के सेल ऑर्गेनल सारा काम कर रहे हैं, इसीलिए वो सेल बेचारा क्या होगा, तभी तो वो सेल हैप्पीली जिंदा रह पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं। ओके, अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं, ये ऑर्गेनल्स ही तो मिला के एक सेल बनाते हैं ना। ये ऑर्गेनल्स ही मिला के एक यूनिट बनाते हैं, एक यूनिट जिसको बोलते हैं सेल। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सारे के सारे सेल्स है ना, उनमें सेम सेल ऑर्गेनल्स हैं। मतलब हर सेल में आपको एक सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, ठीक है, आपको न्यूक्लियस दिखेगा, आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, ठीक है। तो ज्यादातर हर सेल के अंदर कुछ कुछ बेसिक सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो पाए जाते हैं जो अपना काम करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है, देखो इसके बारे में तो आप जानते हो ना, किसने सेल को डिस्कवर किया था और कैसे, ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही था। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको बताना है। तो चलो इसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है। किसने सेल को डिस्कवर किया था और कैसे, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। कैसे, कब डिस्कवर किया था, वो जब कॉर्क के स्लाइसिस को स्टडी कर रहे थे, तब उनको पता चला कि जो कॉर्क के स्लाइसिस हैं वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। इन्होंने ये ऑब्जर्व कैसे किया, उनके खुद के माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सेल को हम क्यों एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि एक सेल जो है, अ सेल इज केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द लिविंग फंक्शंस। कौन कौन से लिविंग फंक्शंस वो कर सकता है, न्यूट्रिशन, मतलब उसको अगर खाना चाहिए तो, अगर उसको अपने सेल के अंदर से कोई पार्ट, कोई वेस्ट है वो निकालना है तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब जब कोई बॉडी या फिर जब कोई सेल अपने अंदर से कचरा निकालता है तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सारे जो काम है वो होता है, इसीलिए सेल को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर ये सारे काम हो पाते हैं, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। अगर ये हम ना कर पाते तो हम जिंदा रहते नहीं ना, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा, सेल क्या है, सेल हमारे यूनिट का, हमारे लाइफ का सबसे छोटा कंपोनेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और सारे के सारे लिविंग बीइंग्स बने हुए हैं सेल से, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों,
अब सेल किससे बना हुआ है और सेल का एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको एक क्वेश्चन है जो मेन सॉल्व करना होगा, जो मेन क्वेश्चन है उसका आंसर देना चाहिए पहले, कि कैसे एक सेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब सेल के अंदर कैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं ना, तो हमें पता चलेगा कि सेल के अंदर मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने? 3 कंपोनेंट्स हैं मेन। कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो अगर आप सेल को एक माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेल के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। बच्चों ये टिक कर लो, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, जो भी करना है करो। मेरा एम ये है कि आपको ये पढ़ते पढ़ते याद भी थोड़ा बहुत हो जाए, या फिर अपने नोट्स भी बना सको कि क्या इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं ना 1 मार्क्स में कि नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो जो सारी की सारी जो एक्टिविटीज है ना जो सेल के अंदर होती हैं, और सेल जो अपने आसपास के एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करना मतलब क्या? मान लो ये सेल है, कोई चीज अंदर गई और कोई चीज बाहर निकली। जो सेल को जरूरी है वो अंदर जाएगा और जो जरूरी नहीं है वो बाहर निकलेगा, राइट। इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। सेल बात तो नहीं करता ना हमारी तरह कि मैडम या टीचर एक तरफ पढ़ा रहे हैं और एक तरफ आप धीमे धीमे अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, है ना। एकदम धीमे धीमे बात करते हैं ना हम लोग चुपके से। इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। ऐसे काफी सारे इंटरेक्शन आप लोग करते हैं, राइट। तो ये जो सेल जब इंटरेक्शन करता है ना, तो सेल इंटरेक्शन कैसे करता है? अपने आसपास के एनवायरमेंट से कोई चीज जो उसको चाहिए वो अंदर जाती है और जो चीज उसको बाहर निकालनी है वो निकाल देता है। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल है। ये सारा का सारा जो काम कर पाता नहीं, ये सारे फीचर्स ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स ओनली। कौन से फीचर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये फीचर्स की वजह से सेल अपने इंटरेक्शंस कर पाता है, सारी की सारी एक्टिविटीज हो पाती हैं। ठीक है, कैसे? देखो, सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये भी आप बोल सकते हो ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। ये भी याद रखना। वो है क्या आखिर? तो कोई भी सेल होता है ना, कोई भी सेल का सबसे बाहर का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, वो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स the contents of the cell from its external environment। ठीक है, ओके। तो जैसे कि हम एक रूम में रहते हैं ना, अब उसी रूम में बहुत सारे मान लो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मान लो आपकी क्लास है, तो आपकी क्लास को डिफाइन कैसे किया गया? आपकी क्लास के आसपास में अगर 4 दीवारें ना होती तो आपकी क्लास एक क्लास कहलाती नहीं ना, राइट। तो ये क्लास के बाहर बहुत सारी दुनिया है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग क्लास है, ये है वो है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन इन सब से आपको अलग कौन करता है? ये दीवार अलग करती है ना, ये चारों दीवार जो होती है वो अलग करती है ना आपको बाहर के हो रहे बहुत सारे डिस्टर्बेंस से, एनवायरमेंट से। तो ये जिस तरह से दीवार अलग करती है आपको, वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स को बाहर के एनवायरमेंट से अलग करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि किसको अंदर आना है और कौन बाहर जा सकता है, कौन से मटेरियल अंदर आ सकते हैं, कौन से बाहर जा सकते हैं सेल से। इसका काम ये भी और एक काम इसका है कि ये प्रिवेंट करता है, कुछ मटेरियल के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। अब मान लो कोई जरूरी मटेरियल है, ठीक है, अब जरूरी मटेरियल कोई है, वो सेल के अंदर है, सेल को चाहिए उसको, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो मटेरियल अपनी मर्जी से बाहर जा सके, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। और बाहर का कोई हार्मफुल मटेरियल है जो अंदर आना चाहता है तो उसको भी रोक सकता है। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सिलेक्टिवली क्यों? क्योंकि सिलेक्ट करता है ना कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा,
सिलेक्ट करता है, परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो अंदर जा सकती हैं, कुछ है बाहर निकल सकती हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पूरी दीवार बन गई है, कोई अंदर नहीं आ सकता, ऐसा तो नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो किस तरह से कोई सब्सटेंस अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है सेल के अंदर, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों, आपने जितना भी कुछ यहां पढ़ा, जो भी कुछ सीखा आपने, जब तक आप अगर अपने छोटे छोटे नोट्स नहीं बनाओगे ना, सिर्फ आप बैठ के शांति से ये वीडियो देखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। याद रखना, आप जब एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जब एक वीडियो देख रहे हो, तो ट्राई करो कि उसके बारे में जो भी कुछ आपने पढ़ा उसको एक पेपर पे एक पेज लेके, 2 पेज लेके उस पे लिख दो, ठीक है। अगर आपको चांस मिलता है वीडियो देखते देखते आपको लिखने का कुछ, तो आप लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ऐसा ही करो, तभी आपका अच्छे से लर्न होगा। नहीं तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे डेफिनेशंस है, ऐसे इतने जल्दी लर्न नहीं होगा। बार बार उसको रिवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा समझने में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे कि कैसे एक सेल के अंदर मूवमेंट होता है, कौन कौन सी चीजें आ सकती है, जा सकती हैं। हम डिफ्यूजन को समझेंगे, हम ओस्मोसिस को समझेंगे, ठीक है। और डिफ्यूजन और ओस्मोसिस से 3 टाइप के अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, उसको समझेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और इस लॉकडाउन के टाइम पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट मत करिए, ठीक है। टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक अपना टाइम टेबल बनाओ, तो उसमें ध्यान रखो कि हाँ, अपने मम्मी को पापा को बता दो कि किस टाइम पे आप पढ़ोगे, किस टाइम पे आप सिर्फ एंजॉय करोगे, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। ऑलराइट, बाय, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।